नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के राज्यों में होड़ सी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ओपीएस को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा हरियाणा के कर्मचारी अब लामबंद हो गए हैं। हाल में ही हरियाणा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ था। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी ओपीएस के हक में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ओपीएस और एनपीएस में महज 4% का अंतर है और हमने इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की है और केंद्र से भी हम बदलाव की मांग करेंगे। तो बड़ी बहस में सबसे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज ओपीएस को लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। साहब से इस पे डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का, 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पे हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। तो पुरानी पेंशन पे कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना। अन्य सरकारों से सीख लेकर हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को निश्चित करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करे। और सरकार जो बार बार कहती है ये कि ओपीएस को लागू करना इम्पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आज सरकार के तमाम एमएलए एमपी बार बार 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों के नाम पर यह ढकोसलेबाजी बंद की जाए। अन्य सरकारों से सीख लेकर हरियाणा में भी तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। ये सरकार ओपीएस ना दे करके और कर्मचारियों को एनपीएस में धकेलना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। रहा दूसरा सरकार की एक्सपीरियंस नीति, सरकार कर्मचारी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी संगठन का हो, कर्मचारी की जब आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके बच्चे को, चाहे वो 58 साल की उम्र में क्यों ना हो, तो उसके बच्चे को निःशर्त बिना शर्त नौकरी देनी चाहिए। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम क्या है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि कर्मचारी लामबंद है और विवाद है। रिटायरमेंट पर वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर मिला करती थी, ये पुरानी पेंशन स्कीम है, इसको पहले आप समझिए। हालांकि अब कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की जो कटौती है वो नहीं होती थी पुरानी पेंशन स्कीम में, लेकिन एनपीएस में इन चीजों में बदलाव हुआ है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को भी पेंशन मिला करती थी, ये पुरानी पेंशन स्कीम में रहा है। रिटायर्ड कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी की भी जो रकम है वो भी मिला करती थी। तो पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान था। ये सब पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल था। इसमें मेडिकल भत्ता, मेडिकल बिलों के रिम्बर्समेंट की भी सुविधा पुरानी पेंशन में मिला करती थी। अब नई पेंशन स्कीम क्या है ये आप समझ लीजिए। इसमें एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती होती है, ये न्यू पेंशन स्कीम में है। इसमें निश्चित पेंशन की कोई गारंटी आपको नहीं मिलती है नई पेंशन स्कीम में, और नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। अब कब बंद हुई ओपीएस ये भी आपको बता देते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को साल 2004 में बंद कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने इसको एनपीएस में तब्दील कर दिया था। तो ये परिवर्तन 2004 में हुआ था। अब किन किन राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है, इसमें छत्तीसगढ़, यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के अंदर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। फिर पंजाब के अंदर भी ओपीएस को लागू किया गया और फिर हिमाचल में भी ओपीएस को लागू किया गया है। तो ये सब आप देखिए, ओपीएस जिन जिन राज्यों ने लागू किए हैं दोबारा से, ये वो राज्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब आरबीआई की क्या इस पर गाइडलाइन है वो आपको बताते हैं। आरबीआई ने राज्य सरकारों को चेतावनी दे दी है ओपीएस को लेकर के। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये वित्तीय प्रबंधन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। अब आप
राजनीति अगर इतर रखें तो आरबीआई की तरफ से आप देखें ओपीएस को लेकर के ये चेतावनी आरबीआई की है। राज्यों को पूंजीगत व्यय पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वित्तीय मुश्किलें हो सकती हैं राज्यों के लिए, ये चेतावनी दी गई है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के आरबीआई की तरफ से। तो पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, नई पेंशन स्कीम में क्या इसके अंदर परिवर्तन किया गया, ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ आरबीआई ने भी कहा है कि राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और इससे वित्तीय और आर्थिक जो स्थितियां हैं वो खराब हो सकती हैं राज्यों की। आरबीआई की तरफ से इस बात को भी साथ में कह दिया गया है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के अब जिन राज्यों ने इसमें पहल की है, जिन राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, अब उसको मद्देनजर रखते हुए अन्य राज्यों के अंदर भी ओपीएस को लागू करने की मांग तेज हो रही है। और हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो लामबंद हो रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही लाया जाए और उनको पुरानी पेंशन जैसे मिला करती थी वो मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि जो रुख है वो अब सरकार का क्या है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की बड़ी बहस के सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के बाद ओपीएस पर क्या हरियाणा सरकार नरम पड़ रही है, ये अहम सवाल है, क्योंकि डिप्टी सीएम की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कुछ इशारा उस तरफ है। दूसरा ये है कि पुरानी पेंशन से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, ये भी आज हम समझेंगे। और तीसरा सवाल यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम पर आरबीआई जो कह रहा है या जो चेतावनी वो दे रहा है उसके फिर क्या मायने हैं। ये सब अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए क्योंकि अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के आप देख रहे हैं कि कर्मचारी एक तरफ लामबंद हैं, सरकार का इस पर अपना पक्ष है, कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। तब हरियाणा की स्थिति इसमें कैसे है, जिस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी आपका स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में हमने देखा और अभी हालिया हिमाचल में भी पुरानी पेंशन को लागू करने का फैसला किया गया है। हरियाणा का पक्ष इसमें क्या है, क्योंकि डिप्टी सीएम की तरफ से आज जो बात कही गई है कुछ इशारा इस ओर है कि क्या इस पर आप विचार कर सकते हैं। आयुष जी आपको नमस्कार। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए जी। और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं 3 अलग अलग पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। देखिए, ओपीएस और एनपीएस की इस डिबेट में हमें ये जरूर ध्यान करना चाहिए कि ये ओपीएस से एनपीएस का सफर तय क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि 1998 में जो एक ओएसएस ओल्ड एज सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था, उसमें ये पाया गया कि केवल 3,40,00,000 लोगों के पास ही रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा कवच है, जिसको हम पेंशन कहते हैं। यानी कि लगभग 85% नौकरी पेशा लोग जो हैं वो किसी भी पेंशन का हिस्सा ही नहीं है, न ओपीएस के न एनपीएस के। और इस बात को सब्सटेंशिएट सालों बाद जो है मुकेश कुमार आनंद ने 2019 में एक रिसर्च पेपर दिया, उसमें बताया कि 85% जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा की बात कर रहा हूं, वो किसी भी पेंशन स्कीम में नहीं आते, ओपीएस क्या एनपीएस क्या। यानी 85% वृद्ध जो हैं उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एक और फाइंडिंग है, 94% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उसमें से 6% वर्कफोर्स के पास 55% आय है। यानी हर आदमी जितना 1 से लेकर 100% तक जितने लोग कमाते हैं उनमें से केवल 6 लोगों के पास 100 लोगों के बराबर की 55% आय है और बाकी बचे 94% के पास केवल 45% है। 57% जो वर्कफोर्स है उसके पास कोई सरकारी इनकम सोर्स नहीं है। उसके परिवार में उसके पिताजी या उसका बेटा या वो खुद, या इस प्रकार से बिटिया को भी कह सकते हैं या बीवी को भी कह सकते हैं, कोई भी सरकारी योजना में, सरकारी इनकम सपोर्ट में नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण क्या कि 26% जनसंख्या देश की ऐसी है जिसको केवल गरीबी उन्मूलन के लाभ मिलते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स के लाभ मिलते हैं। तो इस सारे के बाद जो है ये जो विषय जो ध्यान में आया वो ये कि क्या थोड़े ही चंद लोगों को ही पेंशन मिलनी चाहिए। और इसका एक और लाइट में बात बताना चाहता हूं। पुराना समय की बात है जब सरकारी तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, सरकारी तनख्वाह में गुजारा नहीं हुआ करता था,
उस समय ये बात की गई कि बहुत सारा ब्रेन ड्रेन होता है, बहुत सारे लोग विदेशों में जाना चाहते हैं या निजी सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, सरकार के पास रखने के लिए कर्मचारी भी नहीं हुआ करते थे। ऐसी भी स्थिति हमारे बड़ों ने देखी है, बताया करते हैं वो। तो उस समय जॉब को ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, जॉब को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे जो है इस प्रकार की बातें शुरू की गई थी। उस समय एक सुधार यह भी था कि क्यों ना सरकारी सैलरी को भी बढ़ाया जाए, जो कि आज है। आज सरकारी सैलरी जो है वो एट पार है, किसी भी मार्केट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, विदेशों तक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारी सरकारी, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे राज्य सरकारों की है, वो सैलरी है। तो जब सैलरी एट पार हो गई तो क्या अब सैलरी के बाद जो है क्या उन लोगों को इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए कि वो इसी सैलरी में से इस प्रकार की सेविंग्स करें जैसी एनपीएस के अंदर लाई गई, जिसमें आपके जो बेसिक सैलरी है। ठीक है विदुर रावल जी, देखिए ये तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, मैं केवल बेसिक बात ये समझना चाह रहा हूं। तो अगल बगल जो राज्यों में हुआ है, क्या ये टेक्निकलिटीज आपके हरियाणा के अंदर, जो आपके प्रदेश के अंदर जो आपके कर्मचारी हैं वो समझ पाएंगे? और दूसरा ये कि डिप्टी सीएम भी तो यही बात कह रहे हैं ना, दुष्यंत चौटाला जी ने भी तो ये बात कही कि भाई 4% का फर्क है, हम इस पर बात करेंगे और ये होना चाहिए, भले ही आप उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, एनपीएस के अंदर ही आप उसको शामिल कर लीजिए। अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आस पड़ोस की अगर बात करें तो आस पड़ोस का जो कांग्रेस की सरकारें छल कर रही हैं उस पर जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मसलन राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणा की कि हम एनपीएस लागू कर देंगे, लेकिन शर्त क्या लगा दी कि आज तक जितनी आपने एनपीएस का जो पैसा जमा किया हुआ है उससे छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर ओपीएस लेना है तो आज तक का खुद का पैसा, मेरा पैसा जो आज तक 10% मेरी सैलरी से कटता रहा, जिसका एक रेगुलेटरी फंड जो है पीएफआरडीए यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गया, कह रहे हैं उसको भूल जाओ और आज से आपका ओपीएस शुरू कर देंगे, और नहीं तो आप एनपीएस नहीं ले सकते। फिर दूसरी बात कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उसको भूल जाएं तो क्या करें? केंद्र सरकार से तो कह रहे हैं कि एनपीएस का पैसा दे दो, केंद्र सरकार से तो मांग रहे हैं पैसा, लेकिन कहते हैं वो पैसा हम अपने पास रखेंगे। अरे पैसा कर्मचारी का केंद्र सरकार ने अलग अलग विभिन्न योजनाओं में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है। पहली बात तो सरकारी अकाउंट में ही नहीं है वो पैसा, वो अलग अलग कंपनियों में वो आएगा कैसे? अगर आ भी जाए तो भी कांग्रेस की सरकारें कह रही हैं कि हम कर्मचारी को नहीं देंगे, हम अपनी जेब में रखेंगे, हम अपने प्रकार का जो भ्रष्टाचार करके जो पैसे को उड़ाते हैं वो करेंगे, और बाद में जब किसी की सरकार आएगी, जब एनपीएस का पहला कर्मचारी, दूसरा कर्मचारी या 100वां कर्मचारी लगेगा, उसको बाद की सरकारें करेंगी। ये कांग्रेस जानती है, ये बुझता हुआ दिया है, ये खत्म हो जाएगी। कुछ भी करके सत्ता हासिल कर लो, लोक लुभावन बात कर दो, लेकिन क्योंकि आकर बाद में भाजपा की सरकारों को भुगतान करना पड़े, इनकी तो सरकारें रहेंगी नहीं 2-4 साल बाद, ये तो लुप्त होने वाली पार्टी है, लेकिन कुछ भी करके आज सत्ता हासिल कर लो, झूठ बोलकर कुछ भी करके। जो उनके साथ जा रहे हैं, जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोगों को भी भारी पड़े। गर्ग साहब, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को। आयुष जी, हमने जो घोषणा की थी, जहां जहां हमारी प्रदेशों में सरकार बनी है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। राजस्थान में भी की, छत्तीसगढ़ में की, और हिमाचल में पहली कलम से मंत्रिमंडल में पहले के अंदर हमने पुरानी पेंशन योजना देना का कानून लागू किया। इसी प्रकार हम हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आती है तो प्रथम मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी दी जाएगी, और हमारी राष्ट्रीय स्तर पे फैसला है कि अगर केंद्र में भी सरकार बनी तो केंद्र में भी लागू करेंगे। जिस जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी वहां हम ओल्ड पेंशन योजना जरूर लागू करेंगे। जैसे जेजेपी की आपने बात की, जेजेपी ने भी चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की बात कही थी और 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात कही थी। मगर क्या है, सरकार जो बात है गोलमोल कर जाती है। अभी कांग्रेस राज्यों में क्या है, कांग्रेस जाने वाली है, कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा, यहाँ तक कि क्षेत्रीय दल मुक्त कर देंगे। मेरे साथी को पता होना चाहिए 7 जगह उपचुनाव हुए थे, 5 जगह तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से हारी। ये कहते थे कांग्रेस मुक्त बात करेंगे, हिमाचल इनसे चला गया, 2 से हमारे 3 राज्य हो गए, आपके सामने है। और आगे भी देखना कि लंबी लंबी बातों करने से कुछ नहीं होता। जनता चाहेगी
तो कुर्सी पे बैठाएगी और जनता चाहेगी तो नीचे पटकेगी। नहीं, सवाल तो कुछ और है ना बजरंग दास जी। आप बोलो एनपीएस का पैसा एम्प्लॉइज को देंगे क्या खुद खाएंगे? कहने का मतलब ये है, सवाल तो कुछ और है ना। बात राजस्थान में ओल्ड पेंशन योजना की तो घोषणा करके चले जाएंगे। बोल रहे हो कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। भाई बात ये है, जब आपका सहयोगी उप मुख्यमंत्री कहता है ओल्ड पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते उसका स्वरूप पूछ रहे हैं, विचार ही नहीं किया। हम आपसे स्वरूप पूछ रहे हैं। पत्र में स्वरूप मैं क्या दावे रहेगा? के साथ कहता हूं हमारा चुनावी घोषणा पत्र होगा, उसके अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की हम घोषणा पत्र में कैसे डालेंगे। करेंगे ना, सवाल ये है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसको? देखिए, एक तो सबसे मोटी बात ये है कि सरकारी खर्चे कम करने पड़ेंगे। आप देखो, एक मंत्री जा रहा है, उसके साथ 4 गाड़ी की पुलिस की पायलट चल रही है, और जिस कार्यक्रम में कहीं गांव में जाता हो 300 400 पुलिस कर्मचारी लगा देते हैं। हाँ, डर लगता है कोई को काले झंडे ना दिखा दे, कोई जूता ना फेंक दे, कोई काला मुंह ना कर दे। जहां मुख्यमंत्री छोटी सी मीटिंग करता है, 5 जिले की पुलिस वहां तैनात कर दी जाती है। 4 दिन पहले ही वहां पे वो सारा एरिया घेर लेते हैं बैरिकेड लगा के। ओपीएस लागू करेंगे तो एनपीएस का पुराना पैसा कर्मचारी को दोगे कि नहीं दोगे? किसको क्या करोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज इनके नहीं ठीक है, कटौती तो करेंगे, लेकिन क्या राजस्थान में कर दिया आपने कटौती? मुझे बताइए राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर आपने कहा आपने कहा कटौती करेंगे, मुझे बताइए कहाँ कटौती करी आपने? आप तो कह रहे हैं कि एनपीएस का पैसा दे दीजिए केंद्र से, आप कहते हैं कि आप हमारा जो एनपीएस का पैसा है वो दीजिए, और उसके बाद विधु रावल जी कह रहे हैं कि भाई आप तो ये भी कह रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को कि एनपीएस आप भूल जाइए अगर आप ओपीएस में आना चाहते हैं। तो ये दो तरीके की बातें आप कर रहे हैं, इसको लागू कैसे करेंगे? बस ये बताइए इसका रास्ता क्या है? जहां जहां आपने कहा 2 स्टेट में आपने कहा, पंजाब में तो चलिए, हिमाचल में, पंजाब में तो चलिए देख रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हिमाचल में कैसे करेंगे, राजस्थान में कैसे करेंगे, ये बता दीजिए ताकि इनको जवाब मिले ना, कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, आइए सुन लीजिए। 2 स्टेटों में पूरी तरह लागू हो चुका, हिमाचल में मंत्रिमंडल में पास हो गया, यही तो पूछ रहे हैं। पूरी ओल्ड पेंशन जो भी स्कीम है हम देंगे। तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी जनता को नहीं, ये पूछ रहे हैं। ये तो आपने कह दिया कि आप देंगे, कैसे देंगे मैं ये पूछ रहा हूं। पेंशन गलत लागू कर रहे हैं या राजस्थान के किसी कर्मचारी ने कहा क्या गलत पेंशन लागू कर रहे हैं? फंड कहां से लाएंगे मैं ये पूछ रहा हूं। आपने लागू कर दिया वो मुझे भी पता है, पेंशन लागू करने जा रहे हैं, केंद्र से मांगेंगे ना, एनपीएस का पैसा मांगेंगे और केंद्र नहीं देगा तो कह देंगे केंद्र ने दिया नहीं। यही तो बात हो रही ना कि आप तो अगर दे नहीं पाएंगे, केंद्र ने नहीं दिया, तब तो ये भ्रमित करने वाली बात हो रही ना। ठीक है, ठीक है, नहीं मैं यही कह रहा था ना, अपने विधायकों को जो भी आप सरकारी खर्चा करते हैं उसमें कोई कटौती की क्या? राजस्थान में कोई कटौती की, छत्तीसगढ़ में कोई कटौती की क्या, कोई रास्ता निकाला? ठीक है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तो आप कह रहे हैं, लेकिन जहां आपने लागू किया वहां पे आपने कटौती की नहीं गर्ग साहब। ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे लागू करेंगे मैं अभी भी सवाल पर हूं, मैं फिर आऊंगा। 1 सेकंड, विवेक चौधरी जी, विवेक जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिप्टी सीएम को भी सुना, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई 4% का फर्क है, इसलिए इसको कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्या रुख नरम हुआ है सरकार का? नहीं, ये तो हम अगर मैं बात करूं, डिप्टी सीएम ने जैसे आज कहा कि 4% का फर्क है और इसको कर देना चाहिए, और सेंटर सरकार से भी जैसे उन्होंने बताने का काम किया कि हमने बात की। आज कहीं ना कहीं डिबेट को डीरेल करने की जो पुरानी आदत है गर्ग साहब की, वो करने का काम कर। गर्ग साहब, आप मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते? आप कह रहे हैं कि मैं घोषणा पत्र के अंदर लिखवा दूंगा, आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। आप ये तो बताइए, हरियाणा के अंदर ये लागू कब हुई थी? ये केंद्र सरकार ने लागू की थी पहले। आप तो इस बात का राज्य सरकारों के ऊपर कोई धक्का नहीं किया था। एनपीएस लागू कब हुई थी हरियाणा के अंदर? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। केंद्र सरकार ने लागू की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के कर्मचारियों के लिए लागू की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के कर्मचारियों के लिए की, मनमोहन सिंह ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अरे भाई, पता ना तो पता करके और मनमोहन सिंह कर भाषण दिए, मीटिंग्स बुलाई है राज्यों की, मीटिंग्स बुलाई है राज्यों की, और सबसे निवेदन किया कि तुम भी अपने राज्य में लागू करो।
पी चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी के निवेदन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में लागू किया। सारे गांव, हाँ, तो फिर तो आज बुरी हो गई, आज एनपीएस बुरी हो गई। तो मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री थे, आज मनमोहन सिंह आपको मिल गया कि आज आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनते ही आपने लागू किया, हमने घोषणा की, आपने लागू किया, हमने घोषणा की, आपने लागू किया। चलिए ठीक है, एक एक करके ठीक है, चलिए हो गया ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, ठीक है गर्ग साहब, भूपेंद्र सिंह ठीक है, ठीक है, आपने लागू किया, उन्होंने लागू किया, अभी आगे क्या करेंगे हम उस पर रहते हैं। भूतकाल में किसने क्या किया, जनता ने उसका वैसा फैसला सुना दिया ना। अगर इन्होंने गलती की तभी आप लोग सत्ता में आ गए। लेकिन मुझे बताइए विवेक जी देखिए, ये कहने से काम चलेगा नहीं ना विवेक जी। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई हम पहली कलम से कर देंगे, और अगल बगल के राज्यों में करके दिखा रहे हैं। आप क्या करेंगे इस पर, ये बताइए। हमने तो पहले बता दिया, डिप्टी सीएम ने आज बहुत विस्तार से बताने का काम किया। मैं तो यही पूछ रहा हूँ गर्ग साहब से, हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं कि इनको आज कौन सा फॉर्मूला मिल गया जो इन्होंने पहले तो लागू कर दी थी, आज ये कह रहे हैं कि हम हटा देंगे। जनाब, जो बात फैक्ट्स के ऊपर की जाए वही अच्छी रहती है, ऐसे हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज के दिन आपने भी बताने का काम किया कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी की, आरबीआई ने क्या चेतावनी देने का काम किया। उसी को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ स्पष्ट कहा कि 4% का फर्क है और कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी के बारे में मुख्यमंत्री जी से भी विचार किया गया, तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से भी विचार किया गया और इसको जल्दी कराने का भी काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहने का काम लागू करना चाहती नहीं करती आप। चलिए नहीं, आप कितना घोषणा करें या लागू करें, आप की तरह केवल अगर नहीं करेंगे तो गर्ग साहब आपने तो कह दिया ना, आप तो पहली कलम से कर दोगे ना, बस ठीक है, करेंगे तो ठीक है, बाकी तो कर्मचारी देखेंगे ना कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड पंजेटा जी, ठीक है गर्ग साहब, लेकिन फॉर्मूला भी मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है पंजेटा जी, ओपीएस कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू बन के रह गया है, या अगर मंशा हो तो लागू हो सकता है, या सरकार का रुख नरम पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए आयुष जी, 2-3 पहलू हैं इस पे। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आयुष जी आज जो है वो ओपीएस लागू है क्या नहीं, ये सवाल है। आज ओपीएस हरियाणा में लागू नहीं है, फिर हरियाणा पर इतना कर्ज क्यों बढ़ रहा है? ये जो आरबीआई वाला एंगल आपने बोला, अर्थव्यवस्था वाला, अगर आज ओपीएस लागू नहीं है तो हरियाणा पर ऐसी क्या वजह है, वो सवाल दे, इतना कर्ज क्यों बढ़ रहा है? ये समझने वाली बात है। हाँ, निश्चित तौर पे ये जो 2004 में लागू की गई थी वाजपेयी द्वारा जी, 2003 में इस पे कानून बन गया था, 2004 पे नोटिफिकेशन हो गई थी इसकी, लेकिन हमने इसको लागू नहीं किया था जब हमारी सरकार थी हरियाणा के अंदर। ये 1/1/2006 को कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। ठीक कह रहे हैं जो बाकी के साथी प्रवक्ता है, ये इसमें कोई सच्चाई है, कोई इसमें कांग्रेस चाके भी नहीं छुपा सकती। तो ये वजह बताएं पहले तो, कि जब उनकी पिछली सरकार थी और तब हरियाणा के ऊपर कर्ज भी इनके मुकाबले तो बहुत कम था। हमने भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो कर्ज लिया आके, चलो इन्होंने स्पेंडिंग की, जो अगली सरकार है वो एक्सपेंडिचर वो करती है, उसको वो खर्च दिया है। तो जब हरियाणा कर्ज के मामले में बहुत बढ़िया चल रहा था, पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू थी, 4 लाख पक्के कर्मचारी भी थे और हरियाणा बहुत बेहतर स्थिति में था, तो ऐसी क्या वजह आ गई कांग्रेस के आने के बाद कि कर्ज भी बेहद बढ़ता चला गया और पुरानी पेंशन स्कीम भी चली गई? तो अगर अर्थव्यवस्था वाला आर्थिक एंगल देखे तो वहां तो वो दलील टिकती नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म ही कर दी, तो क्या वजह थी ऐसी जो हरियाणा प्रदेश पे ऐसे बेलगाम तरीके से कर्ज बढ़ता गया कि आज वो 100-200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ में चला गया। लाखों करोड़ में जाने का कर्ज मतलब ये है कि हमारी स्थिति आज इतनी बुरी हो गई है कि हर बच्चे के ऊपर, हर आपके ऊपर, मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है। दूसरा, शेयर मार्केट के भरोसे आपको भी पता है, एक डिस्क्लेमर चलता है उसके नीचे कि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हम किसी रिस्क के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। जहां तक जो पैसा सेंटर ने लगा दिया है मार्केट के अंदर, वो पैसा सेंटर का
सेंटर वापस देगी या नहीं देगी कर्मचारियों को, क्योंकि वो पैसा जो सेंटर ने लगाया है वो सेंटर ही वापस कर सकती है। उसके अंदर जो पोर्शन राज्य सरकार का है जो कटता है वो अलग है। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो सभी के सभी, एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है, चाहे वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे आप हरियाणा के ले लीजिए, कोई भी कर्मचारी हो जो ये कहता हो कि भाई नहीं मेरे को नई पेंशन स्कीम ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। वो शेयर मार्केट की तरह रिस्क है, पूरा का पूरा उनका जीवन ही रिस्क में है, उनका आगे कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है। वो कोई अगर घर में इमरजेंसी पड़ जाए, घर की कंस्ट्रक्शन हो, ब्याह शादी हो, उसके लिए पैसा नहीं निकाल सकता, मेडिकल का आगे उसको कोई उसको सहारा नहीं है। उसके बाद अगर डेथ हो जाए तो वाइफ को पेंशन मिलती है। ठीक कहा आपने, जो जितनी विड्रॉ कर रहा था सैलरी उसकी 50% उसको पेंशन के रूप में मिलती थी, वो भी कितने से वक्त के लिए मिलेगी ये देखना भी जरूरी है। ये तो है नहीं कोई सारी उम्र कोई जिंदा रहता है, वो उसी वक्त के लिए है, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे के लिए। अब यहाँ पे बुढ़ापे की बात हुई तो ये तो ठीक है, जजपा भी 5100 बोल के आई थी, लेकिन उन्होंने कहीं ये बोला था कि हम आखिरी साल में आखिरी महीने में जाके 5100 करेंगे? कहीं नहीं बोला। वहां तो स्टेट पे चढ़ के ही पहली कलम से लागू करते। तो 5100 रुपए। और आज आयुष जी मैं आपको बात बताऊं, बुढ़ापा पेंशन सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटी इन्होंने जो विकलांग हैं, डेफ एंड डम हैं, उनकी पेंशन तक काट दी। 5-6 दफा पंचकुला बुला रहे हैं फॉर्म भराने के लिए, एक बार में फॉर्म में सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हमने कम से कम ये बात तो कही 4% का फर्क है, ओपीएस तो हम लागू कर ही सकते हैं और मुख्यमंत्री से भी इस पर बात कर रहे हैं। एक पॉजिटिव उसको मैं देखता हूं, इसको अगर किसी का कहीं भला हो सके, कोई चुनावी जुमला ना हो तो उसको एक मैं पॉजिटिव उसके लिए बोलता हूं, इसमें मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि चुनावी जुमला हो सकता है? क्योंकि दोनों में आपस में मिसमैच है। ये भाजपा के प्रवक्ता अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम को गलत बता रहे हैं कि केवल चंद लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो उस और जजपा के प्रवक्ता इसको उसमें बोल रहे हैं, तो दोनों की एक राय नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता तो बार बार इसको अभी भी गलत ठहरा रहे हैं। दोनों लोग अगर एक मत नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि 4% का फर्क है तो हम करें इसको, या एक मत नहीं है? विदुरावल, ये सवाल ही नहीं है। पहली बात तो ये कि हम एक कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। एक गठबंधन किस प्रकार से आदर्श रूप से चलना चाहिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा जो है मिलकर किस प्रकार से चला रही है, अन्य लोगों के लिए आदर्श है, ये अनुकरणीय है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात जरूर होनी चाहिए कि केवल बहकावा नहीं होना चाहिए। बजरंग दास जी, आपकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन बात केवल ये पूछी जा रही है कि आप क्या राजस्थान की तरह छलावा करेंगे? आपने जरूर ये कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, आपने घोषणा भी कर दी, लेकिन फिर ये शर्त क्यों लगाई कि आज तक इतने सालों तक 15-15, 17-17 सालों तक जो लोग एनपीएस का प्रति माह 10% अपनी सैलरी कटवाते रहे उसको छोड़ दो तो ओपीएस मिलेगी? ये आपने घोषणा पत्र में कहा था। अब क्या है, अब कर्मचारी दो मुंह स्थान पर खड़े हो गए, दो राह पे खड़े हो गए। वो ये देख रहे हैं कि क्या इतना लाखों करोड़ रुपए जो है क्या छोड़ा जा सकता है एक ओपीएस के लिए? यानी आप केवल एक झुंझुना तो दिखा रहे हैं, दे नहीं रहे। दूसरी बात, अभी आप जो कर्ज की बात कह रहे हैं, कर्ज राजस्थान में कितना है? बार बार ये बात कहना चाहूंगा, हरियाणा बहुत बहुत अच्छा कर रहा है कर्ज के ऊपर। सबसे कम अगर जीएसडीपी डेप्थ रेशियो अगर कहीं पर है, डेप्थ टू जीएसडीपी जो रेशियो है वो हरियाणा की है 24.2%। राजस्थान जिसकी बात कर रहे हैं, जहां खर्चे घटाने की भी बात इन्होंने कही, उसका पहले से ही जो डेप्थ टू जीएसडीपी रेशियो है वो 39.8% है, 40% है। और 40% के बाद ये अगर इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई केंद्र अगर पैसा नहीं देगा तो हम लागू नहीं करेंगे, केंद्र पैसा देगा तो हम कर्मचारी को नहीं देंगे। चलो ये भी व्यवहारिक हो जाता कि केंद्र कैसे भी कर अगर पैसा दे तो कर्मचारी का पैसा कर्मचारी को दो। बीच में राजस्थान सरकार अपना खजाना भरने के लिए क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि राजस्थान सरकार इस समय बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस की जहां जहां पर सरकारें रही वहां घोटालों कितने बौछार कर दिया आपने। चाहे पंजाब की बात करें, पंजाब पे कर्ज कितना छोड़कर गए पता है? 53.3%। हरियाणा पर 24 को ज्यादा बता रहे हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइन 25% से भी कम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है,
महत्वपूर्ण बात यह है, ओपीएस मैं रजत जी और आप कह रहे हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी है, फिर भी आप ओपीएस लागू करने से मना कर रहे हैं। नहीं, ये बात समझने की है। ये लागू नहीं कर रहे हैं, ये लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। लागू तो उसको करना है जिसकी सरकार आगे आकर जिसको भुगतान तो करना है। सरकार बनाई है। चलिए राजस्थान का मैं मान लेता हूं कि आप आशान्वित हैं कि आपकी सरकार आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, चलिए वहां पर, लेकिन अभी तो हिमाचल में बनाई ना इन्होंने सरकार। देखिए, अगर ये 5 साल तो नहीं कर्मचारी को बहका पाएंगे। तभी तो मैं लगातार इनसे सवाल पूछता रहा, और आपने भी पूछा कि जो हिमाचल में लागू कर रहे हो उसका फॉर्मूला राजस्थान वाला ही है क्या, कि आप शर्त लगाकर लागू करेंगे कि अपना 15-20 साल का जो फंड है उसको छोड़ दोगे तो ओपीएस देंगे। अगर ये शर्त हरियाणा के लिए भी है तो हरियाणा के कर्मचारी भी आज से सोच लें कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला जो है इससे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राजनीतिक तू मैं की बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये लागू किस लिए की गई थी? ताकि एक बड़े एम्बिट के अंदर जो है बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं उनको भी लाया जा सके। 1999 में ऐसे दवे की जो रिपोर्ट आई, 25 अप्रैल 1999 की ऐसे दवे कमेटी की जो रिपोर्ट आई, वो ये कह रही है कि राज्य सरकारें पेंशन देने के लिए कर्ज उठा रही हैं। और इसीलिए जब बार बार आज आरबीआई की आप बात कर रहे हैं तो केंद्रीय वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एनके सिंह, वो इसको कह रहे हैं कि यह डिजास्टर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमेन बेरी कह रहे हैं कि ये अगर लागू हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था खड्डे में चली जाएगी। और मनमोहन सरकार के मशहूर अर्थशास्त्री उस समय के और उस समय के प्लानिंग कमीशन के मनमोहन सिंह जी के बाद नंबर 2 जो थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, वो कह रहे हैं कि कर्जदारों के साथ ये विश्वासघात है। एसबीआई के वित्त सलाहकार इसको इकोनॉमिक डिजास्टर बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से यही है जो मेरे साथी विवेक जी ने पूछा, जो बात रजत पंजेटा जी ने पूछी कि इफ इट वाज बैड इन 2006 हाउ कैन इट बी गुड इन 2022 और 23? जब आपके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री गर्ग साहब, जब आपके वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री राज्य जाकर आप लोगों को है प्रदेश के अंदर, तो अभी आपको समझाना पड़ेगा वो कैसे समझाएंगे, वो आप देखिए। बाकी ये कैसे लागू करेंगे बजरंग दास गर्ग जी? इतनी सी बात कहना चाहता हूं मैं कि समथिंग दैट इज बैड इन इकोनॉमिक्स इज बैड इन पॉलिटिक्स एज वेल। अगर कल जो है मनमोहन सिंह जी और पी चिदम्बरम जी हाथ पकड़ करके राज्य दर राज्य जाकर समझा रहे थे कि ओपीएस कितना नुकसानदायक है, तो आज अचानक से ओपीएस जो है फायदेमंद कैसे हो गया? जवाब दीजिए। आयुष जी, पहले मेरे साथी ने कर्जे की बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। 1966 से लेकर 2014 तक 48 सालों के अंदर सिर्फ हरियाणा। गर्ग साहब, जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दो। ये रटा है, ये तो भाषण आप हर डिबेट में देते हो। रखो, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? 3,25,000 लोगों को बहकाओ ना, आप टीवी चैनल पर बैठ के लोगों को बहकाओ ना। राजस्थान पर कितना है, पंजाब पर कितना छोड़कर गए हैं, छत्तीसगढ़ पर कितना है, हरियाणा की जनता को कर्जे में डबो दिया। आप हमारे समय की कर्जे की बात करते हो। 48 साल में कर्जा 70,000 करोड़ का, आपके समय में 48 साल में हरियाणा का बजट का साइज क्या था? 25,000 करोड़। आज 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। आज 2 लाख करोड़ के करीब जा रहा है। आप 25,000, आपसे 8 गुना बढ़ा दिया हमने। कर्ज तो केवल 3 गुना बढ़ा, बजट का साइज 8 गुना बढ़ गया। क्या बातें कर रहे हैं आप तो 25,000 करोड़ का बजट पेश करते थे, 70,000 करोड़ का आपका जो है उस समय घाटा था। आज जो है, आज 2 लाख करोड़ के करीब जो है हम कर रहे हैं, हमारा दुगना भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप? बार बार गिनाते हो भी कांग्रेस के राज में कर्जा चढ़ गया। मैं बता देता हूँ फिर आपको कहाँ लगा कर्जा तो भारतीय जनता पार्टी के राज। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन ये बताइए ओपीएस कैसे लागू करेंगे? कोई फॉर्मूला बताइए ना भाई। बेसिक सवाल पर आते ना, इन्होंने कर्ज बढ़ाया, आपका कर्ज कम था। प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है, कर्मचारी ये जानना चाहेगा ना, आपसे भी पूछेगा ना। आपने कहा कि आप वहां लागू करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये बताइए। फॉर्मूला क्या है उसका, लागू करने का फॉर्मूला क्या है, इनको बताइए ना। जैसे कर्मचारी चाहेंगे, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जैसे हरियाणा का कर्मचारी चाहेगा ओपीएस स्कीम वो इसी हिसाब से हम लागू करेंगे। ये गड़बड़ है, चुनावी ये गड़बड़ है के अंदर ये बात कमाने की नहीं है। नहीं, अभी बताओ ना, पैसा कहाँ जलाएंगे गर्ग साहब? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अल्टीमेटली पैसा कहाँ से कैसे देंगे? ओपीएस के तहत कैसे देंगे ये तो बताइए ना मुझे। फंड कहाँ से? जमीनें वापिस लोगे क्या? हिसाब से गरीबों का मुंह का निवास छीनते हुए राशन कार्ड आपने काट दिए। हम वो आदमी नहीं है
ठीक है, गर्ग साहब कौन सा वाला गर्ग साहब कौन सी वाली ओपीएस? राजस्थान के अंदर जैसे कर रहे हैं वैसे ही राजस्थान वाला फॉर्मूला रहेगा ना गर्ग साहब? राजस्थान वाला फॉर्मूला रहेगा ना हरियाणा में भी? तो युवाओं को आपने नौकरी दी। अरे गर्ग साहब ओपीएस ठीक है, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ कर्ज, बात करेंगे हम इस पर, लेकिन मुझे बताइए फॉर्मूला बता दीजिए भाई। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे फार्मूला बता रहा हूं। वही बातें हैं, फॉर्मूला हो तो बताएं। जो हमारे कर्मचारी कहेंगे ओल्ड पेंशन योजना पूरी तो कर्मचारी तो कह रहा भाई, कर्मचारी तो सड़क पर है, कर्मचारी तो कह रहा है ओपीएस लागू कर दो। कर्मचारी तो उस टाइम भी वो तो कह रहा है जो पुरानी पेंशन स्कीम थी जो मिला करती थी हमको, आप उसको लागू कर दो। अगर आप उसको करेंगे तो फिर ये बताइए कि आपने उसको क्यों फिर लागू किया हरियाणा के अंदर? हम तो एनपीएस को लागू क्यों किया? फिर ये भी तो सवाल है ना, अगर ओपीएस कर्मचारी कह रहा है तो क्या उस समय कर्मचारी ने कहा था कि आप एनपीएस लागू करिए? फिर क्यों आपने लागू किया था एनपीएस? आयु जी आपने अच्छा सवाल किया, इसका जवाब दूंगा। ये लोग बरगलाना काम करता है। जहां स्थिति आई, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 के अंदर ये कानून आया और 2004 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उन्होंने लागू किया। उनकी स्कीम के तहत, उनकी योजना के तहत 2006 के अंदर हरियाणा में किसने लागू किया? किसने जबरदस्ती की थी हरियाणा में लागू? गर्ग साहब हरियाणा में मत करते, अभी भी तो केंद्र में जहां आपकी सरकार नहीं है, राज्यों में तो आपने लागू कर दिया ना। आप कह रहे हैं कि आपने लागू कर दिया ओपीएस, तो हरियाणा में जब आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार नहीं थी, तो आप मत लागू करते। हरियाणा में क्यों किया आपने? 7 प्रदेशों में लागू नहीं हुआ, 7 प्रदेशों ने लागू नहीं किया, हरियाणा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू किया। ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जेजीपी मित्तर बोल रहे हैं, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये बोल रहे गुंडे। मैं यही कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी, उसके तहत 2000 साहब आपकी बात आ गई, मुझे भी पता है, यहाँ बैठे सबको पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है कि भाई 2004 में ये कानून लाए। आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी लाई कानून, बीजेपी ने इसको लागू कर दिया, केंद्र के स्तर पर इसको लागू कर दिया, केंद्र के स्तर पर लागू कर दिया इन्होंने, केंद्र के स्तर पर इन्होंने लागू कर दिया, राज्य में आपने क्यों किया? गर्ग साहब कहा, और यहाँ तक कि कांग्रेस ही पंजाब के अंदर आप पार्टी है, आप पार्टी ने भी ओल्ड पेंशन नहीं गर्ग साहब, हरियाणा में आपने क्यों लागू किया? हरियाणा में आपने लागू किया था कि नहीं किया? सवाल आ गया, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। आउट सिलेबस नहीं है, आप पार्टी नहीं लागू की पंजाब के अंदर। अरे गर्ग साहब हरियाणा में आपने लागू की थी कि नहीं? गर्ग साहब आप ये बताइए, हरियाणा में आपने की थी लागू की नहीं की? एनपीएस को आपने लागू किया था कि नहीं किया था? हरियाणा में आपने लागू किया था कि नहीं किया था? किया, मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ, अब क्यों कह रहे हैं कि ओपीएस जो थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वाजपेयी ने आदेश जारी किए थे, नहीं किया था, किसी पे जबरदस्ती नहीं थी, राज्यों पर नहीं थोपा था, राज्यों पर नहीं थोपा था, 8 राज्यों ने लागू नहीं किया, 7 स्टेट्स में लागू नहीं किया, 7 स्टेट्स में लागू नहीं किया, 7 राज्यों ने लागू नहीं किया। हरियाणा के लिए स्टेट में भी आपकी सरकार थी, 2006 में ऐसी क्या दिक्कत और बड़ी आपको लागू करना पड़ा? स्टेटों ने लागू नहीं किया। 2024 के अंदर हरियाणा में मनमोहन सिंह के भाषण सुन लो, वो एनपीएस की तारीफ करते नहीं थकते थे। पी चिदम्बरम जी के भाषण सुन लो, संसद में, देश की संसद में दिए हुए भाषण सुन लो। उप मुख्यमंत्री को लागू होनी चाहिए। गर्ग साहब 4 के बाद गर्ग साहब एक सेकंड नहीं देखिए, आप देखिए ये चेहरा भी तो देखेंगे ना प्रदेश की जनता। 4 के बाद केंद्र में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार। अगर वाजपेयी जी ने आपको फोर्सफुली लागू करवा दिया था तो आप इसको दोबारा से वापस कर देते। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, आप कहते नहीं लागू तो 2006 में हुआ, लागू तो 2006 में हुआ हरियाणा में। 2006 में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में लागू हुआ, ये लागू किसने किया? चलिए विवेक चौधरी जी, ठीक है, चलिए गर्ग साहब लंबे भाषण देकर, इतने लंबे भाषण, दुनिया के मशहूर और शास्त्री विवेक चौधरी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड विवेक चौधरी हार्वर्ड से डिग्री प्राप्त। ठीक है, हो गया गर्ग साहब, ठीक है। अरे ठीक है गर्ग साहब, 2006 में आप ये मान के नहीं लागू किया, फिर ये भी कह रहे हैं इन्होंने लागू करवा दिया। भाई कैसी सरकार थी? उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है, अभी भी तो इनकी ही सरकार है ना, ये कह रहे हैं नहीं लागू
करेंगे, फिर आपने अलग अलग कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू कर दिया। इनकी बात मान लेते हैं, अगर इतनी आज्ञाकारी है फिर तो ठीक है। विवेक चौधरी जी, अरे भाई ठीक है, अभी भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है वहां लागू करवा दिया। ठीक है विवेक जी एनपीएस, ठीक है विवेक जी, ओपीएस लागू करेंगे प्रदेश के अंदर, लागू करेंगे क्या ओपीएस? ठीक है, अरे गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब ठीक है, अरे ठीक है गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब बस गर्ग साहब हो गया, पेट्रोल डीजल दे दूंगा, ठीक है गर्ग साहब हो गया रसोई गैस सिलेंडर दे दूंगा, विवेक जी ठीक है, अरे गर्ग साहब ठीक है, प्रदेश की जनता ने सुन लिया भाई। गर्ग साहब ठीक है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें भाई, ठीक है, चाय पी लें, कॉफी पी लें भाई, ठीक है, हो गया गर्ग साहब हो गया। अभी और लोग को बोलने दें, विवेक जी हो गया, गर्ग साहब हो गया। विवेक जी लागू करेंगे क्या ओपीएस? आयुष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैंने गर्ग साहब से भी यही सवाल किया। दुष्यंत जी ने आज एक फॉर्मूला बताया कि हाँ 4% का फर्क है और इसको किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री जी से भी बात की। मैं तो गर्ग साहब से बारी बारी एक ही बात पूछ रहा हूं कि आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला 2006 में कहा गया था। 2006 में तो सेंटर में भी आपकी सरकार थी, स्टेट में भी आपकी नहीं, राजस्थान में चुनावी घोषणा ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। नहीं, राजस्थान में इन्होंने भी लिखा था, राजस्थान में आपके घोषणा पत्र में लिखा, लेकिन लागू करते हुए आपने ये शर्त लगा दी। हमने तो वादा नहीं बिल्कुल किया है, जो वायदे घोषणा पत्र में किए थे उनको पूरा भी कर रहे हैं। 5100 का वायदा किया था, 5100 करेंगे, उससे पीछे नहीं हट रहे। आज के दिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो साथ के साथ ये काम होता। आज के दिन गठबंधन में हम हिस्सेदार हैं और उसी तरीके से सभी काम करने का काम किया जा रहा है। आज की नहीं, आप कहना चाहते हो भाजपा जिम्मेवार है इस चीज? क्या कौन जिम्मेवार है? जब वादा हमने किया है तो पूरा भी उसे हम ही करेंगे ना। आप नहीं बताएंगे कौन जिम्मेवार है कौन नहीं जिम्मेवार। पंजेकर साहब, जो बात हमने कही है उसको पूरा करेंगे। ये तो वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन विवेक जी यही तो बात है ना, क्योंकि आपने आज जो बात कही, देखिए पंजेटा जी भी इसी बात को उठा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि आपने कह दिया बहुत अच्छी बात है, कैसे उसको आप करेंगे? क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी उन्होंने पुराने वादों का भी इसीलिए उन्होंने जिक्र किया कि आपने कहा था कि आपने कहा 5100 पेंशन देंगे, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया था कि आप उसको जो है अंतिम वर्ष तक जाते देंगे। ऐसे आज आप ये कह रहे हैं कि 4% की केवल इसके अंदर कुछ कमी है, 4% का ही अंतर पड़ रहा है, लेकिन कर पाएंगे क्या इसको? यही तो सवाल है। आपने अपनी बात तो रख दी, लेकिन कैसे करेंगे? जरूर कर पाएंगे। एक चीज मैं आयुष जी पहले भी कह चुका हूँ, आज छोड़ने का काम कीजिए। पंजेटा साहब, आपको शोभा नहीं देती ये बातें बीच में। अरे गर्ग साहब सुन लीजिए भाई, सुनिए गर्ग साहब, सुनिए तो काम किया, आपकी दिल्ली को भी देखने का काम किया, बहुत देर से मैंने सुना। अब देखिए आप लोग सब लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, किसी की भी बात क्लियर नहीं आ रही, एक एक करके बोल रहे हैं। गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब किस तरह से लागू किया जा सकता है, क्या चाय कॉफी पी लो, इसके बारे में बताने का भी काम किया। आज सिर्फ यहाँ भाषणबाजी करने के लिए जो लोग बैठे हैं, अगर लागू करने की मंशा है, अरे ठीक है गर्ग साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कैसे ये करेंगे, इससे भी पूछ रहा हूँ उसके ऊपर विचार दुष्यंत जी ने रखे ना। अगर कोई सोच लेके चले हैं, जो बातें कही गई हैं उनको पूरा करने की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? आज मैं बारी बारी डिबेट की शुरुआत से फॉर्मूला पूछ चुका हूँ बजरंग दास जी से, इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं। हमने तो बताने का काम किया कि किस तरह से नहीं, जो एनपीएस है उसी में बदलाव करके उसी को सही किया जा सकता है। जो 4% का अंतर है उसको ठीक किया जा सकता है। आप सिर्फ बजरंग दास जी सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी, हर एक डिबेट में आपका वही मुद्दा होता है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। ठीक है भाई, वो विपक्ष में उनका काम है, बिल्कुल उनको उठाना चाहिए इन मुद्दों को। ठीक है पंजेटा जी देखिए आयुष जी, जो एक यहाँ GSDP 2 की बात हुई, जो कि एक ट्रेड डेफिसिट जो है RBI की गाइडलाइंस है, वो 25% से नीचे होना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्रीज जो GDP को कंट्रीब्यूट करती हैं उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। लेकिन यहाँ जो दिया गया जिनका ज्यादा है, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, आप
कृपया करके महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, गुजरात का, कर्नाटका का और दिल्ली का भी जो है वो उनका भी देखिए, उनका कितना कम है। हमें क्यों देखना कि कौन कितना ज्यादा कर्ज ले रहा है, हम उसमें क्यों पड़े, कर्ज कौन कम कर रहा है, हमें उस पे ध्यान ज्यादा फोकस देना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना बजट को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है और उनका ज्यादा नहीं बढ़ता है, वो थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो डेवलपमेंट के लिए बहुत चीजें ऐसी होती है कि उनका रिटर्न डेवलपमेंट में वो लगा आ रहे हैं जिनसे उनको रिटर्न भी अच्छी आ रही है। क्योंकि अगर आप कुछ भी अच्छा चीज में करेंगे तो सरकार को उल्टा उसका रिटर्न भी आता है। तो उसके ऊपर आने के बाद में दोबारा जो डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि इसकी चर्चा में बीच में तो मैंने इसमें कोट कर दिया, तो यहाँ पे बात होती है आयुष जी कि ये लागू कैसे होगा। निश्चित तौर पे सरकार का अगर आज लागू नहीं है तो जो कर्ज बढ़ने की वजह है उसमें बहुत से फैक्टर्स है, वो सरकार को निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा कि हम इतना भी कर्ज ना लें कि आज अगर मैं अभी पूछूं कि एक आप मुझे पैसा बताइए तो आपने चलो प्रिंसिपल कितना दिया और ब्याज देने के लिए, लेकिन लिया तो कर्ज ही ना, और कितना, सिर्फ कुछ चंद हजार करोड़ ये उतार पाती है सरकार। आज हम लाखों करोड़ में जा चुके हैं। हमें उस पोजीशन में नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई बोले जैसे सूट तो नहीं इसमें फिट नहीं बैठता, लेकिन अगर पाकिस्तान को आज दुनिया में कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं, क्या वजह है उसकी कि वो कर्ज पे इतना कर्ज ले चुका है कि अब नहीं, इसलिए अब उनको कोई कर्ज देने को तैयार इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहा, इसलिए कि वो कर्ज का उपयोग गलत कर रहा है। हरियाणा का कर्ज जो है, जो गाइडलाइन है उससे कम है। हरियाणा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हरियाणा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी कारण से अन्य प्रदेशों को, कांग्रेस शासित प्रदेशों को हरियाणा की अर्थव्यवस्था। चलिए ठीक है, आपके इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है क्योंकि ओपीएस की जो डिमांड यहां पर इंप्लॉइज कर रहे हैं उसको कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगल बगल के राज्यों में आप देख रहे हैं कि ओपीएस को लागू करने की बात कह दी गई है सरकारों के द्वारा। हल कैसे निकालती है सरकार, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।